आइए अच्छी खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत से रूबरू कराते हैं। चीन और पाकिस्तान के सामने अब भारत ने एक ऐसा बाहुबली खड़ा कर दिया है जो उनकी किसी भी नापाक हरकत को पल भर में नाकाम कर सकता है। दुश्मन की बख्तरबंद रेजिमेंट के खिलाफ अपनी मारक क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए भारत अपने रूसी Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को इजरायली एंटी गाइडेड मिसाइलों से लैस कर रहा है और ये मिसाइल टारगेट पर अचूक वार करती है। पहाड़ी इलाकों में कम ऊंचाई पर उड़ान भर सकते हैं। इजरायली मिसाइलों से लैस होने के बाद भारत इन हेलीकॉप्टर्स को लद्दाख और आसपास के क्षेत्रों में ऊंचे पहाड़ी इलाकों में तैनात कर सकता है, जहां चीन ने बड़ी संख्या में अपनी बख्तरबंद रेजिमेंट तैनात किए हैं। चीन और पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम करने के लिए सरहद पर इंडियन एयरफोर्स का तेज तर्रार लड़ाका तैनात है और अब वो दुनिया की सबसे खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल से लैस है। एयरफोर्स के इस योद्धा से तो आप वाकिफ हैं, नाम है Mi-17, लेकिन इसी रूसी हेलीकॉप्टर से अब इजराइल की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जुड़ गई है। यानी जंग के किसी भी मैदान में Mi-17 दुश्मन को पलक झपकते ढेर करने के लिए तैयार है। पश्चिमी बॉर्डर पर पाकिस्तान और पूर्वी बॉर्डर पर चीन की हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब मिलने वाला है। इजराइल की स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट यानी NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दुनिया की सबसे खतरनाक हथियार मानी जाती है। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दुश्मन के ठिकाने पर या टैंक को 30 किलोमीटर दूर से भेज सकता है। खासकर दुश्मन के बख्तरबंद रेजिमेंट के लिए ये जबरदस्त प्रभावी है। इसकी ताकत यूक्रेन युद्ध के दौरान दुनिया ने देखी है। रूस के भारी भरकम सेना और टैंक्स को रोकना यूक्रेन के लिए नामुमकिन था, लेकिन अमेरिका और यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को बड़ी संख्या में एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें दी। इजराइल में बनी एंटी टैंक मिसाइल के दम पर ही यूक्रेन ने रूस को कड़ी टक्कर दी है। यूक्रेन युद्ध से सबक लेकर ही भारतीय सेना ने NLOS एंटी टैंक मिसाइल को Mi-17 पर तैनात करने का फैसला किया है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस को सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन की ATGM यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों ने पहुंचाया है। रूस के T-72, T-90 और BMP जैसे टैंकों को यूक्रेन की ATGM NLOS ने भारी नुकसान पहुंचाया, उन्हें नेस्त नाबूद किया है। सैकड़ों की संख्या में रूस के टैंक और BMP बर्बाद हो गए हैं। ऐसे में अब भारतीय सेनाएं भी अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर रही है। खासतौर से भारतीय वायुसेना अपने Mi-17 हेलीकॉप्टर पर इजराइल की बनी स्पाइक NLOS ATGM फिट कर रही है। इन मिसाइल के जरिए भारतीय वायुसेना अपने Mi-17 हेलीकॉप्टर से 30 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी से टैंकों को बर्बाद कर सकती है। रूस में बने Mi-17 हेलीकॉप्टर्स पहाड़ी इलाकों में आसानी से उड़ान भर सकते हैं, इसीलिए पश्चिमी सीमा के साथ पूर्वी लद्दाख में भी बेहद असरदार हैं। अभी एंटी टैंक मिसाइल को पश्चिमी क्षेत्र में तैनात किया जा रहा है, लेकिन जल्द ही इन्हें लद्दाख और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भी तैनात किया जा सकता है, जहां चीन ने बड़ी संख्या में अपनी बख्तरबंद रेजिमेंट को तैनात कर रखा है। करीब 2 साल पहले जब चीन ने पूर्वी लद्दाख में भारी संख्या में सैनिकों और टैंकों की तैनाती की थी, तब इंडियन एयरफोर्स ने एंटी टैंक मिसाइलों के बारे में सोचा था। अब इजराइल से डिलीवरी होने के बाद सरहद पर इसकी तैनाती शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक सेना ने सीमित मात्रा में ही NLOS एंटी टैंक मिसाइल का ऑर्डर दिया है। इन्हें बड़ी संख्या में मेक इन इंडिया मुहिम के तहत बनाने की तैयारी है। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो जिस Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर में इजराइल की स्पाइक NLOS मिसाइल लगाई जा रही है, उसमें दुश्मन के हमले को नाकाम करने से लेकर प्राकृतिक आपदाओं को समय
भी अपनी क्षमता खूब साबित की है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। रूस में बनने वाले ये हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के काफ़ी ताकतवर हेलीकॉप्टर्स माने जाते हैं, जो उसके कई अहम अभियानों का हिस्सा रहे हैं। ख़ास तौर पर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाला MI-17 हेलीकॉप्टर MI-8 परिवार का हिस्सा है। राहत और बचाव अभियान के अलावा सर्च ऑपरेशन, पेट्रोलिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आज हम आपको कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में भी बताएंगे जिसमें इन हेलीकॉप्टर्स ने अपनी क्षमता को बढ़ चढ़कर साबित भी किया है, जिसकी शुरुआत साल 1999 से हुई थी, करगिल युद्ध के दौरान। ऑपरेशन विजय के तहत 4 MI-17 हेलीकॉप्टर्स को शामिल किया गया था। टाइगर हिल्स और टोलरिंग पर पाकिस्तानी सेना का कब्जा हो गया था। इन दुर्गम इलाकों को वापस छीनने के लिए भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर छेड़ दिया था। तब तक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर की तरह इस्तेमाल होने वाले MI-17 हेलीकॉप्टर्स को भारतीय वायुसेना ने हमलावर हेलीकॉप्टर में बदल दिया था। 557 mm वाले रॉकेट के जरिए 4 MI-17 हेलीकॉप्टर्स 3 दिनों तक टोलरिंग पर हमला करते रहे। वहां धोखे से बनाए गए पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को तबाह भी किया, जिसके बाद एक बार फिर टोलरिंग की पहाड़ियों पर भारतीय सेना का कब्जा हो गया। 2008 में हुई मुंबई आतंकी हमले के दौरान भी NSG कमांडोज के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया था। इन्हीं हेलीकॉप्टर्स के जरिए कमांडोज मुंबई के कुलाबा में आतंकियों से मुकाबला करने उतरे थे। इसके बाद साल 2016 का जिक्र करते हैं, जब आतंकवाद परस्त पाकिस्तान के खिलाफ इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया था। जब जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद पाकिस्तानी लॉन्च पैड को तबाह करने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर्स की ही मदद ली गई थी। हाल फिलहाल में MI-17 V5 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल झारखंड के देवघर में हुआ था, जब देवघर जिले के त्रिकुट पहाड़ पर रोपवे ट्रॉली में कई पर्यटक फंस गए थे। 46 घंटे तक चले बचाव अभियान में इसी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर 46 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। यानी दुश्मन के हमले की स्थिति के साथ साथ आपदा में भी भारत का MI-17 हेलीकॉप्टर काफ़ी भरोसेमंद साबित हुआ है। दुर्गम क्षेत्रों में उपकरण, हथियार और रसद ले जाने में भी ये काफ़ी उपयोगी है। युद्ध की स्थिति में MI-17 हेलीकॉप्टर में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के अलावा कई और तरह के हथियारों के इस्तेमाल हो सकते हैं, और यही वजह है कि दुनिया के 7 से ज़्यादा देशों में 15,000 MI-17 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल हो रहा है। अब ये समझ लीजिए कि जब MI-17 हेलीकॉप्टर पर ये एंटी गाइडेड मिसाइल तैनात की जाएंगी तो खुद एयरफोर्स के इस लड़ाके की सुरक्षा भी बढ़ जाएगी, क्योंकि एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल या फिर रॉकेट लॉन्चर से दुश्मन इस हेलीकॉप्टर पर निशाना नहीं लगा पाएगा, क्योंकि उससे पहले ही MI हेलीकॉप्टर पर तैनात एंटी टैंक मिसाइल 30 किलोमीटर की दूरी से ही उसे नष्ट कर देगी। और क्या खूबियां हैं स्पाइक मिसाइल की, बता रहे हैं एक्सपर्ट्स। NLOS यानी कि नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर यूज करते हैं। इससे जो इसको फायर करता है वो ऑपरेटर लाइव रियल टाइम देख सकता है कि मिसाइल कहां जा रहा है, और जाते समय वो अपना टारगेट चेंज भी कर सकता है और टैंक के किस हिस्से को टारगेट करना है, अगर मूविंग टारगेट भी है तो वो उसको सही सटीक टारगेटेड फायर उस पर ला सकता है। इसके साथ ही साथ क्योंकि एक लाइव व्यू मिल रहा है वहां के बैटल के बारे में, तो एक बहुत अच्छा इंटेलिजेंस भी मिल जाता है कि वहां पर किस तरह से फॉर्मेशंस है, क्या डिफेंसेस है, किस तरह से मूवमेंट हो रहा है बैटल का, ये सब चीजें भी हम लोग को पता चल जाती हैं। और रही सेफ्टी की बात, जो हमारा हेलीकॉप्टर 30 किलोमीटर दूर से इसको फायर जब कर रहे हैं तो एक स्टैंड ऑफ डिस्टेंस हो जाता है। स्टैंड ऑफ डिस्टेंस में जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स जो मीडियम रेंज के हैं उससे भी वो रेंज के बाहर रहता है। जो नॉर्मल एडी गन्स जो मीडियम रेंज वाले और शॉर्ट रेंज वाले हैं उससे भी वो टारगेट रेंज से हमारा एयरक्राफ्ट बाहर रहता है। और जिस तरह से हम लोग के अभी पूर्वी लद्दाख में हम लोग ने देखा है, जहां पे चाइना ने भी वहां पे अपने मेन बैटल टैंक्स और आर्मर्ड फॉर्मेशंस को वहां ले आया है, तो जो
जो पुराना जो हमारा ख्याल था कि टैंक वॉरफेयर बस राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में या गुजरात और पंजाब के मैदानों में जो हम लोग टैंक वॉरफेयर करते थे, वो अब बैटल शिफ्ट होकर हिम से लिपटे हुए पूर्वी लद्दाख वाले रीजन में भी अब हम लोग को चाइना के खिलाफ इन मिसाइल्स की सख्त जरूरत है। तो गुड न्यूज ये है कि आधुनिक हथियारों से लैस हो रही है हमारी सेना और जल्दी ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल भी करती नजर आएगी। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियों ने प्रेजेंटेशन दिया है। मतलब ये है कि क्या सिविल ट्रांसपोर्ट और क्या मिलिट्री ट्रांसपोर्ट, भारत में ई व्हीकल का युग तेजी से आने वाला है। देश में जब इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर जोर बढ़ रहा है तो भला भारतीय सेना कैसे पीछे रहती। इसलिए इंडियन आर्मी ने भी अब इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल का प्लान बना लिया है। सेना कई चरणों में इलेक्ट्रिक वाहन को अपने बेड़े में शामिल करने वाली है। आर्मी कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर फैसला लिया गया। इसके लिए सेना के अधिकारियों के बोर्ड ने अनुशंसा भी कर दी है। इसी आधार पर फिलहाल सेना 3 कैटेगरी यानी इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक बाइक को खरीदेगी। यही नहीं, इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने भी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए लाइसेंस की आवश्यकता को भी खत्म कर दिया है, जिससे इन वाहनों के इस्तेमाल में और सुविधा हो जाएगी। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे और वरिष्ठ सैनिक अधिकारियों के सामने टाटा मोटर्स, परफेक्ट मेटल इंडस्ट्रीज और रिवोल्ट मोटर्स ने अपने अपने इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रदर्शन किया और जानकारी दी। दूसरी तरफ जनरल नरवणे का भी मानना है कि परिवहन का भविष्य इलेक्ट्रिक वाहनों में ही है और भारतीय सेना को इस मामले में पथ प्रदर्शक बनना पड़ेगा और इस तकनीक को अपनाने में भारतीय सेना को भी अग्रणी भूमिका निभानी होगी, क्योंकि विश्व की सेनाएं भी इलेक्ट्रिक वाहनों को अपने बेड़े में शामिल करने पर विचार कर रही हैं। पेट्रोल की निर्भरता खत्म करने और पर्यावरण को बेहतर बनाने, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के विजन पर भारतीय सेना ये कदम उठा रही है और रक्षा मंत्री ने भी सेना की इस पहल को सराहा है। खबर तो ये भी है कि सेना में ये भी विचार चल रहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों का चीन और पाकिस्तान से लगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल पर किस तरह से इस्तेमाल हो। वैसे शहरों में स्थित आर्मी कैंटोनमेंट एरिया में भी पहले से ही इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल शुरू किया जा चुका है। अगर दिल्ली की बात की जाए तो सेना करीब 25% इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च करने का प्लान लेकर चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको बताते हैं एक बहुत ज़रूरी खबर। ये खबर ख़ास तौर पर उन भारतीय छात्रों के लिए है जो पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं। ऐसे छात्र पढ़ाई के लिए कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन चॉइस अगर पाकिस्तान है तो उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। चीन से भी अगर ऑनलाइन डिग्री लेने की ख्वाहिश है तो इस ऑप्शन को भी भूलना बेहतर होगा, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान की किसी भी डिग्री को देश में रद्द कर दिया है। क्या है आदेश और ये कदम क्यों उठाया गया है, देखिए जरा। देश के लाखों छात्र मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए विदेश जाते हैं। पाकिस्तान जाने वाले भारतीय छात्रों की भी अच्छी खासी तादाद है, लेकिन अब ये सिलसिला रुक जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान से हासिल डिग्री भारत में काम नहीं आएगी। यूजीसी और AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने पाकिस्तान की डिग्री की मान्यता रद्द कर दी है और भारतीय छात्रों को पाकिस्तान के किसी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं लेने की सलाह दी है। नई एडवाइजरी के मुताबिक पाकिस्तान से हासिल की गई कोई भी डिग्री भारत में नौकरी पाने या हायर एजुकेशन के लिए मान्य नहीं होगी। यह नियम सभी भारतीय नागरिकों और विदेश में रहने वाले भारतीयों पर लागू होगा। हालांकि भारत की नागरिकता लेने वालों को शर्त के साथ इसमें छूट दी गई है। When students go to the foreign countries and study in substandard institutions, the issue of parity of degrees will come, and that can create problems to the students to further continue their higher education, or they may not be able to get employment. And that's the reason why we have again issued a public notice advising the students to be careful.
माना जा रहा है कि भारत ने सख्त कदम पाकिस्तान की साजिश नाकाम करने के लिए उठाया है। पढ़ाई के लिए पाकिस्तान जाने वाले सबसे ज्यादा छात्र जम्मू कश्मीर से होते हैं। 2020 में पाकिस्तान ने अपने यहाँ के कॉलेजेस में कश्मीरी छात्रों के लिए 1600 स्कॉलरशिप ऑफर की थी। तब सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान में भारतीय छात्रों को आसानी से कट्टरपंथी बनाए जाने की आशंका जताई थी। पीओके के कॉलेजेस में कश्मीरी छात्रों के लिए 6% आरक्षण के साथ ही पाकिस्तानी कॉलेजों में भी कुछ सीटें आरक्षित हैं। जाहिर है पाकिस्तान अपने एजेंडे के लिए जम्मू कश्मीर के छात्रों का इस्तेमाल करना चाहता है। इतना ही नहीं, कश्मीर के छात्रों के एडमिशन का आतंकवाद से भी कनेक्शन है और इस बात का खुलासा हो चुका है कि अलगाववादी मेडिकल में दाखिले के एवज में मिली रकम का इस्तेमाल आतंकी कार्रवाइयों में करते हैं। 2020 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के छात्रों को पीओके से मेडिकल कोर्स नहीं करने के लिए सावधान किया था और साफ कर दिया था कि वहां की डिग्री भारत में मान्य नहीं है। लेकिन अब यूजीसी और एआईटीईसी ने पाकिस्तान की डिग्रियों को खारिज कर दिया है। इससे पहले यूजीसी छात्रों को पढ़ाई के लिए चीन नहीं जाने की सलाह दे चुका है। साथ ही सरकार चीन से हासिल ऑनलाइन डिग्रियों की मान्यता को भी रद्द कर चुकी है। असल में चीन ने कोरोना की वजह से सख्त यात्रा प्रतिबंध लगाते हुए नवंबर 2020 से सभी वीजा सस्पेंड कर दिए। इन प्रतिबंधों की वजह से बड़ी संख्या में भारतीय छात्र अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए चीन नहीं लौट पाए। एक आंकड़े के मुताबिक चीन के कॉलेजों में करीब 20,000 भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। चीन ने ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प दिया है, लेकिन यूजीसी ने साफ कर दिया है कि ऑनलाइन डिग्रियों को देश में मान्यता नहीं मिलेगी। कुछ दिन पहले ही युद्ध की वजह से हजारों भारतीय छात्र यूक्रेन से वापस देश लौटे हैं। उनके सामने आगे की पढ़ाई का संकट मौजूद है। ऐसा संकट दूसरे छात्रों के सामने न हो, इसीलिए सरकार ने पढ़ाई के लिए चीन का रुख करने वाले छात्रों को आगाह कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब सवाल ये उठता है कि यूजीसी और एआईसीटीई ने इस फैसले के बाद कितने छात्र प्रभावित होंगे। इस सवाल के जवाब के लिए पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि दोनों पड़ोसी देशों में पढ़ने गए छात्रों की संख्या क्या है। आधिकारिक रूप से कोई संख्या नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान से एमबीबीएस की डिग्री लेने वाले छात्रों की संख्या 400 से ज़्यादा है। मेडिकल के छात्रों के अलावा कई भारतीय छात्रों ने इंजीनियरिंग की डिग्री भी पाकिस्तान के कॉलेजेस से ली है। साल 2020 में छपी एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उस साल करीब 200 भारतीय छात्रों ने पाकिस्तान की कई यूनिवर्सिटीज में दाखिला लिया था और इसमें ज्यादातर छात्र जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय की अगर माने तो चीन में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या पाकिस्तान की तुलना में ज्यादा है। 2019 तक 23,000 भारतीय छात्र चीन की कई यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे थे और इनमें एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या करीब 21,000 थी। चीन में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों में भारतीयों की ही संख्या सबसे ज्यादा है, जो कोरोना महामारी के फैलने के बाद वापस भारत आ गए। 2 साल बाद भी करीब 20,000 छात्रों को अपनी वापसी का इंतजार है, जिनमें बड़ी संख्या में मेडिकल के छात्र भी शामिल हैं और इनको भी चीन ने वापस लौटने की इजाज़त नहीं दी है। जबकि पाकिस्तान, श्रीलंका और दक्षिण कोरिया के कुछ छात्रों को 2 साल के अंतराल के बाद वापस लौटकर पढ़ाई शुरू करने की इजाज़त मिल गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि लद्दाख में जारी सीमा विवाद का बदला लेने के लिए चीन भारतीय छात्रों की वापसी में जानबूझकर रोड़े अटका रहा है। अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं और सड़क मार्ग के जरिए देश दुनिया घूमना चाहते हैं तो ये खबर आपको रोमांचित कर सकती है। दिल्ली से लंदन के लिए बस सेवा शुरू करने की प्लानिंग हो रही है। दिल्ली टू लंदन के रोड ट्रिप में आपको कुल 18 देशों में घूमने का मौका मिलेगा और सबसे खास बात यह है कि बस से लंदन तक के सफ़र के दौरान करीब 20,000 किलोमीटर की यात्रा की जाएगी। दिल्ली से लंदन तक के बस का किराया कितना होगा, कितने दिनों में दिल्ली से लंदन तक की यात्रा तय हो पाएगी, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दिल्ली से लंदन तक का बस रूट जान लीजिए कि ये बस दिल्ली से खुलने के बाद किन किन देशों से होकर गुजरेगी। राजधानी दिल्ली से लंदन के लिए बस खुलेगी, जिसका पहला पड़ाव होगा म्यांमार। म्यांमार से गुजरते हुए ये बस थाईलैंड की धरती पर कदम रखेगी, जहां से अगला पड़ाव लाओस होगा। लाओस के बाद चीन,
किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान होते हुए ये बस रूस पहुंचेगी। रूस के बाद लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड होते हुए ये चेक गणराज्य पहुंचेगी। फिर वहां से जर्मनी और फिर नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस होते हुए यूनाइटेड किंगडम यानी कि अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगी। भारत में आमार सीमा पर आवाजाही सामान्य होने के साथ ही अब दिल्ली से लंदन के लिए बस सेवा शुरू करने की प्लानिंग हो रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि ये सेवा इसी साल सितंबर महीने से शुरू हो जाएगी। ऐसे बताया भी जा रहा है कि लंदन के लिए रवाना की जाने वाली इस बस को एडवेंचर्स ओवरलैंड की ओर से संचालित किया जाएगा। दिल्ली से चलने वाली बस 70 दिनों का सफर तय करके लंदन पहुंचेगी और इसके बाद ये भी बताएं कि खर्चा कितना आएगा। तो 15 लाख रुपए आपको खर्च करने होंगे, जिसमें बस का टिकट भी शामिल है, वीज़ा और तमाम देशों में रुकने की व्यवस्था भी शामिल होगी। बस लंदन तक का सफ़र काफ़ी लग्जरी भी होगा और इस बस में केवल 20 सीटें ही होगी। हर सीट के साथ यात्रियों का अलग अलग कैबिन होगा। हर कैबिन में खाने पीने और सोने की सुविधाएं भी यात्रियों को दी जाएंगी। आज से 72 साल पहले बता दें कि कोलकाता से लंदन और लंदन से ऑस्ट्रेलिया के बीच भी लग्जरी बस सेवा चला करती थी, जो दुनिया का सबसे लंबा बस रूट हुआ करता था और लंदन से कोलकाता की बस यात्रा में 45 दिन का वक्त लगता था। इसका एक तरफ का किराया उस वक्त 145 पाउंड हुआ करता था। 1976 में इसे भारत पाकिस्तान के तनाव को देखते हुए बंद कर दिया गया था। बस टू लंदन ये शानदार सफर एडवेंचर्स ओवरलैंड नाम की निजी कंपनी शुरू करने जा रही है। कंपनी क्या सोचकर इस सफर की शुरुआत कर रही है, कंपनी के मुताबिक कौन से लोग इस बस में सवार होंगे, इन सभी मुद्दों पर कंपनी के को फाउंडर संजय मदान से हमारे संवाददाता तेजश्री पुरंदरे ने बातचीत की। आपको लगता है कि इतनी बिजी स्केड्यूल में मेट्रोपॉलिटन सिटीज में लोग इतने बिजी रहते हैं, तो 70 दिन एक व्यक्ति, एक आईटी प्रोफेशनल वाला व्यक्ति या किसी भी प्रोफेशन वाला व्यक्ति 70 दिन की छुट्टी लेके कैसे इस बस के लिए, ट्रैवल के लिए टाइमिंग निकालेगा? तो आपका टारगेट ट्रैवलर कौन रहेगा फिर? 17, 18, 19 में हम इंडिया टू लंदन रोड ट्रिप कर चुके हैं और अभी तक हम कुछ एक 80 के करीब लोगों को इंडिया से ड्राइव करवा के लंदन लेके जा चुके हैं। और जैसे आपने अभी पूछा तो आप पूछ रहे हैं कि कौन करेगा और टारगेट ऑडियंस कौन होगा, तो मैं आपको बोलूंगा कि जब हमने ये ट्रिप लॉन्च किया था 2020 में, उसके 3 मंथ्स में ये सोल्ड आउट हो गया था और अभी भी वो लोग, इवन वो ट्रिप पोस्टपोन भी हो गया तब भी लोग अभी अपने टिकट्स कैंसिल नहीं करवा रहे। वो बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, ये जब भी होगा हम जाना चाहेंगे, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट बस रूट है, इतनी सारी कंट्रीज से जा रहा है, डेफिनेटली करने के लिए नहीं है। अगर किसी को लंदन जाना है तो ये बस ट्रिप उसके लिए नहीं है। लंदन जाने के लिए अगर आप शिप से भी जाओगे तो उससे पहले पहुंच जाओगे, और एनीवेज अगर हम बाय एयर जाते हैं तो सिर्फ 8 घंटे लगते हैं। तो कम्यूट करने के लिए अगर कोई भी सोचेगा तो 8 घंटे और 70 दिन बहुत बड़ा फर्क है। मगर ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम जर्नी है, इतना क्लोजली, मतलब जो रियल ट्रेवलर्स हैं जिसको मैं बोलता हूँ वो इसको इसमें जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने दुनिया बहुत अलग अलग तरीके से देख ली है मगर वो इस तरीके से भी देखना चाहते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब एक ऐसी खबर जिस पर नजर बना रखना बहुत जरूरी है। जी हाँ, कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है और इसीलिए आपका सतर्क रहना बहुत जरूरी है। पिछले एक हफ्ते की अगर बात की जाए तो देश भर में कोरोना के मामले दोगुने हो गए हैं। 18 से 24 अप्रैल के बीच करीब 16,000 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इससे पहले वाले हफ्ते में सिर्फ 8,000 केस सामने आए थे। देश में 12 ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इनमें दिल्ली, यूपी, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और पंजाब शामिल है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,541 केस सामने आए हैं। गनीमत यह है कि संक्रमण दर अभी भी 0.84% है। कोरोना के केसों में आए इस उछाल की वजह क्या ओमिक्रॉन का नया सब वेरिएंट है या फिर इम्यूनिटी में आई कमी, ये फिलहाल साफ नहीं है। लेकिन राहत की बात यह है कि केस बढ़ने के बावजूद
ज़्यादातर मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की नौबत नहीं आई है। मौत के आंकड़ों में भी उछाल नहीं आया है, यानी संक्रमित हो रहे लोग इलाज के बाद जल्द स्वस्थ हो रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ लोगों में ये डर भी बढ़ा हुआ है कि कहीं देश में चौथी लहर का संकेत तो नहीं है ये। तो ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए, क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए, इन सभी मुद्दों पर हमने गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर मोहसिन वली से बात की। कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं, लेकिन क्या हमें इससे डरने की ज़रूरत है और आगे किस तरीके के हालात हो सकते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर एम वली। सर, सबसे पहले तो ये कि मामले फिर से बढ़ने लगे हैं, तो क्या ये माना जा सकता है कि फोर्थ वेव आ सकती है या ये फोर्थ वेव की शुरुआत है? देखिए, इसको मैं फ़िलहाल फोर्थ वेव से नहीं जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि फोर्थ वेव बनाने के लिए इसमें हमें बहुत बड़ी स्टैटिस्टिक्स चाहिएगी विद ए कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया का साइज़ जो है उसको देखते हुए गुड न्यूज़ यही है कि हमारे पास केसेस बहुत कम हैं। अगर 15,000 केसेस आए हैं, या जैसे हम संडे को देखें तो हमारे पास 15,873 एक्टिव केस लोड है, तो ये एक बहुत बड़ी तादाद नहीं है इतने बड़े विशालकाय देश के लिए। और इसमें जो ज़्यादा चीज़ अच्छी हुई है वो ये हुई है कि हमने टेस्टिंग की है, हमने टेस्ट किया इसलिए पता लगा है। नहीं तो केसेस इतने माइल्ड हैं कि लोग हॉस्पिटल में नहीं एडमिट हो रहे हैं। तो इसमें कोरोना के केसेस हैं, कोरोना का नया म्यूटेंट है और वो कम ख़तरनाक है। इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। वी डोंट हैव टू लोअर द गार्ड। और इस बीच एक गुड न्यूज़ आपको बता दें कि WHO ने कोरोना के इलाज के लिए पैक्सलोविड ओरल मेडिसिन को रिकमेंड किया है और अब भारत में भी इसे DCGI से सहमति मिल गई है। ये दवा कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच एक राहत बनकर आई है। और इस पर खास बातचीत के लिए हमने LNJP अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार से बात की। क्या है ये नई ओरल ड्रग, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ में मौजूद है LNJP हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार। सर, सबसे पहले तो ये, क्योंकि मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में पैक्सलोविड ये जो नया ड्रग है ये किस तरीके से मददगार साबित होगा इस स्थिति में? पैक्सलोविड एक नई ओरल एंटीवायरल ड्रग है जो कि कोविड के पेशेंट्स में दी जाती है और फेज़ 2, फेज़ 3 के जो क्लिनिकल ट्रायल सामने आए हैं और अमेरिका में बहुत बड़ा ट्रायल हुआ है और उसके जो रिजल्ट सामने आए हैं उसमें ये देखा गया है कि पैक्सलोविड जो ड्रग है, यदि हम शुरुआत के जो पेशेंट होता है उसके शुरुआती दौर में देते हैं, यानी कि फर्स्ट 3 डेज में देते हैं, लक्षण किसी पेशेंट में सिम्टोमेटिक पेशेंट है, यदि उसमें हम पैक्सलोविड देते हैं तो 3 दिन में देने के बाद उसका वायरल जो लोड है वो काफ़ी कम होता है और पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती और 88 से 89% तक हॉस्पिटलाइजेशन को प्रिवेंट करता है यदि ओरल ड्रग देते हो। दूसरा एडवांटेज ये कि ये इंजेक्टेबल नहीं है, कोई दर्द नहीं होगा, ओरल टैबलेट्स ही खानी है 5 दिन तक और इसके साथ साथ सेफ्टी और एफिकेसी के डाटा भी काफ़ी एनकरेजिंग है और ये बहुत ही नई मेडिसिन है जो कि उसका मोड ऑफ एक्शन अलग है और जो वायरस है उसको तेज़ी से उसका वायरल लोड है उसको कम करती है मरीज़ में। तो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन घबराने की बजाय अपने और अपनों का ख्याल रखना है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज़ और देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।